नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर में हम कॉर्पोरेट एक्शंस को समझने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के चैप्टर 1 में आपने देखा था कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं। और सेकेंड चैप्टर में आपने समझा था कि फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज का चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा तो आपको आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट एक्शंस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या फिर समझते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइंस को देख लेते हैं। एक कंपनी के लिए उसके शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो शेयर होल्डर्स की वजह से आती है। तो कंपनी भी रिटर्न में शेयर होल्डर्स के लिए कुछ करती है। तो जब कंपनी कोई एक्शन शेयर होल्डर्स और कंपनी की ग्रोथ के लिए लेती है तो उसको कॉर्पोरेट एक्शंस कहते हैं। जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो शेयर की प्राइस पर इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर होती हैं तो कुछ नेगेटिव। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो किसी भी शेयर होल्डर को ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉर्पोरेट एक्शंस कैसे काम करती हैं और एक कैसे कंपनी की प्राइस पर अफेक्ट डालती हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और सभी का कंपनी की मार्केट प्राइस पर डिफरेंट अफेक्ट देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट एक्शन से कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि कब कंपनी के शेयर को खरीदें, कब तक होल्ड करें और कब सेल करें। कंपनी अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे डिविडेंड पे आउट, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर, शेयर बायबैक, एफपीओ, एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, राइट इशू, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और बोर्ड मीटिंग्स। तो सबसे पहले डिविडेंड पे आउट को समझते हैं। सभी इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी डिविडेंड दे। डिविडेंड पे आउट एक बहुत ज़्यादा फेमस कॉर्पोरेट एक्शन है। इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है। आखिर क्यों देती है कोई कंपनी डिविडेंड? अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कंपनी या तो प्रॉफिट फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर दे या फिर प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को दे दे जो इतने समय से कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड किए हुए हैं। तो बस यही होता है डिविडेंड। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट बनाया हुआ है उसका कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दे देती है, जिससे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड अमाउंट को और लंबे समय तक कंपनी में इन्वेस्ट रहने देते हैं, जिससे इनडायरेक्टली कंपनी ही पैसे कमाएगी। क्या सभी कंपनीज को डिविडेंड देना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी कंपनीज की डिविडेंड पॉलिसी अलग अलग होती है। कुछ कंपनीज रेगुलरली बेसिस पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती हैं और कुछ कंपनीज कभी कभी डिविडेंड अनाउंस करती हैं। बहुत सी बड़ी कंपनीज प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड नहीं देती, वो उस अमाउंट को कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कंपनी उस पैसे से और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, इससे इनडायरेक्टली फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होना है। और जो कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी दे। ये कम्प्लीटली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि डिविडेंड देना है या फिर नहीं। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो पर शेयर के बेसिस पर किया जाता है। कंपनी जो भी डिविडेंड इशू करती है वो फेस वैल्यू पर शेयर पर करती है। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो एवी कॉर्पोरेशन की फेस वैल्यू है 10 रुपये और करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपये। जैसे एवी कॉर्पोरेशन ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू पर 50% डिविडेंड दिया है। तो ऐसे में एवी कॉर्पोरेशन का डिविडेंड रहेगा 50% ऑफ फेस वैल्यू, मीन्स 5 रुपये पर शेयर। अगर आपको पता करना है कि कंपनी ने एक साल पर कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर कितना डिविडेंड दिया है तो उसके लिए आपको डिविडेंड यील्ड निकालना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड से ये पता चलता है कि
कंपनी एक साल में जो शेयर की करंट मार्केट प्राइस है उसका कितना % डिविडेंड दे रही है। अब कोई इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए कैसे एलिजिबल होगा? जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके साथ अलग अलग डेट्स भी डिक्लेयर करती है, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। तो सबसे पहली होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। इस डेट पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे और कितना देंगे। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी बताते हैं कि जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो इंटरिम डिविडेंड है या फिर फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर्स से वापस लिया जा सकता है, बट फाइनल डिविडेंड वापस नहीं लिया जा सकता। और इसी दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 और डेट अनाउंस करते हैं, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। रिकॉर्ड डेट का ये मतलब है कि इस डेट को आपके डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। मान लेते हैं 15 मार्च रिकॉर्ड डेट है। इंडिया में T+2 प्रोसेस चलती है, मींस अगर आपने 2 दिन पहले शेयर्स खरीदे होंगे तभी वो 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब अगर आपको उस कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंड चाहिए तो आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले शेयर्स खरीदने होंगे। तो इसके लिए कंपनी एक्स डिविडेंड डेट भी साथ में अनाउंस करती है, मींस इस डेट के पहले खरीदे हुए शेयर्स पर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। इस डेट के बाद शेयर्स खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और पेमेंट डेट नेम से ही समझ आ रहा है, जिस दिन इन्वेस्टर्स को जो डिविडेंड अनाउंस किए गए थे वो पे आउट होता है। कंपनी एक साल में एक बार से भी ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी डिविडेंड्स देती हैं। जनरली डिविडेंड पे आउट एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है एक कंपनी के लिए मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिविडेंड्स लेना चाहते हैं, जिससे कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ती है मार्केट में और कंपनी की शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और दूसरा, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट बना रही है, इससे इन्वेस्टर्स का और बिलीव बढ़ता है कंपनी पर। अब स्टॉक स्प्लिट को समझते हैं। जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो इसका मतलब कंपनी अपने शेयर्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, जिससे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और कंपनी की शेयर प्राइस और कंपनी की फेस वैल्यू उसी रेशियो में कम हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, AB कॉरपोरेशन की करंट मार्केट प्राइस 50,000 रुपये पर शेयर है और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। अब अगर आपको AB कॉरपोरेशन के शेयर्स लेना हो तो एक ही शेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सभी इन्वेस्टर्स AB कॉरपोरेशन के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। तो कंपनी शेयर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। जैसे AB कॉरपोरेशन ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। इसका मतलब हर एक शेयर को 10 शेयर में स्प्लिट किया जाएगा। जैसे आपके पास AB कॉरपोरेशन के 10 शेयर्स हैं तो अब 100 शेयर्स हो जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम रेशियो में शेयर्स की प्राइस भी कम हो जाएगी। AB कॉरपोरेशन की शेयर प्राइस 50,000 से 5,000 रुपये हो जाएगी और फेस वैल्यू भी सेम रेशियो में कम जाएगी, जिससे नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। स्टॉक स्प्लिट करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी को लगता है कि उस कंपनी की शेयर प्राइस सेम इंडस्ट्री की कंपनीज की शेयर प्राइस से बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी शेयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट लाती है। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होना है तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, और अगर नहीं है तो एक्स स्प्लिट डेट से पहले आप खरीद सकते हैं। जनरली स्टॉक स्प्लिट एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो फिर अब समझते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को। कभी कभी कंपनीज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस करती हैं। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का अपोजिट होता है। अगर कोई कंपनी 30:1 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो इसका मतलब कंपनी के 30 शेयर एक शेयर बन जाएगा और सेम रेशियो में शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करने के कंपनी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी को लगता है कि उसका शेयर प्राइस उस इंडस्ट्रीज की अदर कंपनी से बहुत कम है, तो कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस 1 या 2 रुपये हो चुकी है, कंपनी का शेयर पेनी स्टॉक बन चुका है, तो इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो कंपनी अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए
रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। कई बार कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इससे सेबी उस कंपनी को डीलिस्ट कर देती है। तो कुछ कंपनीज डीलिस्टिंग से बचने के लिए भी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती हैं। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में भी इन्वेस्टेड अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली अगर कोई कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो ये मार्केट में एक नेगेटिव इंडिकेशन माना जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन को, बोनस शेयर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा दे रही है। जब कोई कंपनी फ्री एडिशनल शेयर्स देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो उसको बोनस शेयर कहते हैं। जब भी बोनस शेयर्स अनाउंस किए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट शेयर प्राइस पर होता है। जिस भी रेशियो में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक की शेयर प्राइस भी कम होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एवी कॉर्पोरेशन की करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए और आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। मीन्स आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख रुपए। अगर कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू डिक्लेयर किया तो इसका मतलब हर एक शेयर पर एक और शेयर फ्री में मिलेगा। अब आपके टोटल शेयर्स 2000 हो जाएंगे। बट बोनस शेयर्स मिलने पर जिस तरह शेयर्स 2 गुने होंगे, ठीक उसी तरह सेम प्रोपोर्शन में करंट मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगी। मीन्स अब एवी कॉर्पोरेशन की शेयर प्राइस 50 रुपए हो जाएगी। जैसे कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो फेस वैल्यू भी उसी रेशियो में कम हो जाती है। बट बोनस शेयर के समय ऐसा नहीं होता। फेस वैल्यू बोनस शेयर से पहले 10 थी तो फिर बाद में भी 10 ही रहेगी। अगर फेस वैल्यू 10 ही रहेगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी। तो फिर शेयर कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? अगर फेस वैल्यू हाफ नहीं हो रही तो वो पैसा कंपनी के रिजर्व से जाता है। कंपनी रिजर्व के पैसे से डिविडेंड दे सकती है, कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकती है, इसलिए इसको बोनस माना जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब बोनस शेयर देने से इन्वेस्टमेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो फिर कंपनी बोनस शेयर देती क्यों है? इससे इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली तो कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते। बट अगर कोई अच्छी कंपनी बोनस शेयर्स देती है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को भी होता है। और कंपनी बोनस इशू इसलिए भी करती है इससे छोटे इन्वेस्टर्स भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकें। अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होना है तो आपके पास उस कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट से पहले होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप एक्स बोनस डेट से पहले खरीद सकते हैं। जनरली बोनस शेयर इशू एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है एक कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन को समझते हैं, शेयर बायबैक। जब भी कंपनी इन्वेस्टर्स से अपने शेयर्स वापस लेती है तो उसको शेयर बायबैक कहते हैं। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व और फंड पड़ा हुआ है तो कंपनी बहुत तरीकों से उस फंड को यूटिलाइज कर सकती है, जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर, कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करके, बोनस शेयर इन्वेस्टर्स को देकर, या फिर शेयर बायबैक करके। कंपनी शेयर्स का बायबैक करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा की प्राइस पर करती हैं, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर तभी शेयर देगा, नहीं तो इन्वेस्टर्स नॉर्मल मार्केट में भी शेयर सेल कर सकते हैं। कोई भी कंपनी शेयर बायबैक 2 तरीकों से कर सकती है। फर्स्ट, टेंडर ऑफर बायबैक, और सेकंड, ओपन मार्केट बायबैक। किसी भी कंपनी के शेयर्स बायबैक करने हैं या नहीं, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। जिन इन्वेस्टर्स के पास रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स डीमेट अकाउंट में होते हैं वो इन्वेस्टर्स टेंडर ऑफर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेंडर बायबैक में कंपनी शेयर होल्डर्स को 10 दिन का समय देती है। इन 10 दिनों में शेयर होल्डर्स कंपनी को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। 10 दिन के ऑफर पीरियड के बाद कंपनी मेल के थ्रू बताती है कि टोटल शेयर्स में से कंपनी ने आपके कितने शेयर्स एक्सेप्ट किए हैं। कंपनी जितने भी शेयर्स बायबैक के लिए एक्सेप्ट कर लेती है वो शेयर्स शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, और कुछ दिनों में जिस प्राइस पर कंपनी ने शेयर्स बायबैक किए थे वो अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी मार्केट आवर्स में अपने शेयर होल्डर्स से नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह शेयर्स बायबैक करती है। कंपनी को 6 महीने के टाइम पीरियड में शेयर्स को बायबैक करना होता है। आखिर कंपनी शेयर बायबैक क्यों करती हैं? इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि कंपनी के पास फंड बहुत ज़्यादा है और कंपनी को उस फंड को इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी खुद के शेयर्स को बायबैक करके खुद में ही इन्वेस्ट कर लेती है। अगर ये रीजन होता है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है कंपनी के लिए मार्केट में। एक रीजन कंपनी की शेयर प्राइस का अंडर वैल्यूड होना भी होता है।
अगर किसी कंपनी की शेयर की मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं है तो कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक कर लेती है। अगर ए रीजन होता है तो एक नेगेटिव इंडिकेशन माना जाता है कंपनी के लिए मार्केट में। एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल रेशियोज को नीट एंड क्लीन रखना चाहती है। जैसे एक एग्जांपल से समझे तो एबी कॉर्पोरेशन के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 लाख और नेट प्रॉफिट है 1 करोड़, तो कंपनी का ईपीएस रेशियो हो जाएगा 10 रुपए। बट अगर कंपनी ने 2 लाख शेयर्स मार्केट से बायबैक कर लिए तो अब कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएंगे 8 लाख, तो कंपनी का ईपीएस हो जाएगा 12.5। ईपीएस रेशियो बढ़ेगा तो इससे पीई रेशियो भी कम होगा। तो बायबैक से कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट को बिना बढ़ाए कंपनी के ईपीएस और पीई रेशियो को चेंज कर सकती हैं, और ये दोनों रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप समझते हैं नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन को। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक मार्केट में फंड रेज करने के लिए आती है तो उसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बट कुछ समय बाद कंपनी को और ज़्यादा फंड की नीड होती है, तो कंपनी या तो राइट इशू या फिर एफपीओ के थ्रू फंड रेज कर सकती है। राइट इशू नेम से ही समझ आ रहा है, जब कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो वो पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, जिससे शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप डाइल्यूट ना हो। राइट इशू से कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन देती है न्यू शेयर्स खरीदने के लिए। राइट इशू 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रिनाउंसेबल राइट इशू। इसमें शेयर होल्डर्स शेयर को बाय भी कर सकते हैं या फिर ओपन मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स खरीद कर और किसी को सेल भी कर सकते हैं। और सेकंड होता है नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू। इसमें शेयर होल्डर्स अपने राइट इशू से खरीदे हुए शेयर्स और किसी को सेल नहीं कर सकते। राइट इशू भी रेशियो के फॉर्मेट में इशू किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एबी कॉर्पोरेशन ने 1:10 का राइट इशू अनाउंस किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शेयर होल्डर के पास कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो एक शेयर ऑफर किया जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। अगर किसी इन्वेस्टर को राइट इशू में पार्टिसिपेट करना है तो उस इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। कंपनी राइट इशू क्यों ऑफर करती है? अगर किसी कंपनी को फंड की जरूरत है तो फिर या तो वो बैंक के पास जाएगी या फिर इन्वेस्टर्स से फंड उठाएगी। बट जिस कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन है और एक्स्ट्रा लोन को वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो राइट इशू के जरिए मार्केट से फंड उठाया जाता है। उस पैसों को या तो कंपनी ग्रोथ में लगा सकती है या फिर लोन पे कर सकती है। ज़्यादातर कंपनीज राइट इशू से डेप्ट पे करती हैं क्योंकि कंपनीज अपनी बुक क्लीन दिखाना चाहती हैं, तो इससे डायरेक्टली डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो जाएगा। जनरली जब भी कोई कंपनी राइट इशू अनाउंस करती है तो इससे एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है कंपनी की शेयर प्राइस पर। अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन के लिए राइट इशू ला रही है और उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब क्लीन है, तो ऐसे समय में राइट इशू कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस रीजन से राइट इशू अनाउंस कर रही है। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को। आपने ये तो समझ लिया, जब कंपनी पब्लिक के पास पहली बार फंड रेज करने के लिए जाती है तो उसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बट कुछ समय बाद कंपनी को और फंड की नीड समझ आती है तो कंपनी राइट इशू के थ्रू फंड रेज करती है। राइट इशू में शेयर्स खरीदने का पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बट अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू भी कंपनी फंड रेज नहीं कर पाई तो कंपनी एफपीओ के थ्रू फंड रेज करती है। एफपीओ जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, डाइल्यूटिव एफपीओ। डाइल्यूटिव एफपीओ में कंपनीज अपने न्यू शेयर्स मार्केट में लाती हैं, जिससे कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज होते हैं। और सेकंड होता है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। इसमें कंपनीज न्यू शेयर लेकर नहीं आती, बल्कि जो शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर्स के पास होते हैं वही शेयर्स मार्केट में लाए जाते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के एफपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? किसी कंपनी का एफपीओ लाना या नहीं, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कंपनी एफपीओ इश्यू करने के लिए प्राइस बैंड भी डिक्लेयर करती है। प्राइस बैंड मीन्स 2 प्राइस के बीच में कंपनी किसी भी प्राइस में एफपीओ सेल कर सकती है। जैसे जब रुचि सोया का एफपीओ आया था तो उसका प्राइस बैंड था 615 से 650। एफपीओ में आपको लॉट्स में शेयर्स खरीदने होते हैं। जैसे रुचि सोया के केस में एक लॉट में 21 शेयर थे।
जनरली जब भी कोई कंपनी डेप्ट पे करने के लिए एफपीओ लॉन्च करती है तो एक कंपनी के लिए नेगेटिव इंडिकेशन माना जाता है मार्केट में। बट अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए एफपीओ ला रही है और उस कंपनी के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लीन है तो ऐसे केस में एफपीओ एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कंपनी के लिए। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी ने किस रीजन से एफपीओ लॉन्च किया है। अब समझते हैं मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। अब मर्जर और एक्विजिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच टू कंपनीज बिकम कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल एंटिटी। जैसे आपने सुना होगा वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया। अगर मर्जर को सिंपल वर्ड में समझे तो मर्जर का मीन्स होता है दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ कोलैबोरेट या मर्ज कर रही हैं एक बिजनेस के लिए। और एक्विजिशन मीन्स जैसे आपने सुना ही होगा कि अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया। तो एक्विजिशन का मतलब किसी कंपनी को खरीदना या फिर किसी बिजनेस को खरीदना। किसी कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए उस कंपनी के 51% शेयर खरीदने होते हैं। मर्जर और एक्विजिशन से आपको शेयर होल्डर्स की ओनरशिप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आखिर कोई कंपनी एक्विजिशन क्यों करती है? फर्स्ट, टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंपटीशन खत्म करने के लिए। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया क्योंकि फ्यूचर में फेसबुक को इंस्टाग्राम कंपटीशन दे सकता था, बट उसने इंस्टाग्राम को खरीदकर कंपटीशन ही खत्म कर दिया। सेकंड, टू एस्टैब्लिश अ बिगर मार्केट। जियो के आने के बाद बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज कंपटीशन से बाहर ही हो गई, तो ऐसे में वोडाफोन और आइडिया ने खुद को कंपटीशन में बने रहने के लिए मर्जर किया। इससे उनका रेवेन्यू और मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। कुछ कंपनीज इसलिए मर्जर और एक्विजिशन करती हैं क्योंकि वो अलग अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड करना चाहती हैं। फोर्थ, टू रिड्यूस टैक्स। कुछ कंपनीज टैक्स को रिड्यूस करने के लिए मर्जर और एक्विजिशन करती हैं। अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करती है तो कंपनी का टैक्स रिड्यूस हो जाता है। जनरली एक्विजिशन और मर्जर एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है कंपनी के लिए, बट ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी एक्विजिशन और मर्जर क्यों कर रही है। आप समझते हैं नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन को, डीमर्जर। डीमर्जर नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी अपना कुछ बिजनेस सेपरेट करना चाहती है। जैसे रिलायंस की बात करें तो एक ही कंपनी है बट अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाइड है, जैसे टेलीकॉम, ऑयल एंड पेट्रोलियम, रिटेल, फाइनेंस, एफएमसीजी और बहुत से अलग अलग बिजनेस ऑपरेट कर रही है। इससे इन्वेस्टर्स को एक कंपनी को उसकी पीयर कंपनी से कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिलायंस की बुक में तो सभी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल रेशियो कंबाइन है। इसके अपोजिट आप अडानी ग्रुप के शेयर्स देखेंगे तो सभी कंपनीज अलग अलग ऑपरेट हो रही हैं। इससे इन्वेस्टर्स कंपनी को एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो डाइवर्सिफाइड होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कंपनी अपने मेन बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर लेती है। जैसे रिलायंस अपना फाइनेंस का बिजनेस सेपरेट कर रही है। जिन इन्वेस्टर्स को लगता था कि रिलायंस का फाइनेंस बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा और जो इन्वेस्टर रिलायंस के फाइनेंस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिलायंस में बहुत सी कंपनीज डाइवर्सिफाइड है। डीमर्जर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो उसको कहते हैं डीमर्जर कंपनी, और जो न्यू कंपनी फॉर्मेड होती है उस डीमर्जर कंपनी से उसको कहते हैं रिजल्ट कंपनी। जब भी कोई कंपनी 1:1 के प्रोपोर्शन में कंपनी को डीमर्ज करती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास उस कंपनी के 1000 शेयर हैं तो जो न्यू कंपनी मार्केट में आएगी उसकी भी 1000 शेयर्स दिए जाएंगे, क्योंकि डीमर्जर से प्राइस भी दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी डीमर्जर से पहले वही रहेगी। डीमर्जर जनरली 4 टाइप्स के होते हैं: सेल ऑफ डीमर्जर, स्पिन ऑफ डीमर्जर, स्प्लिट अप डीमर्जर, इक्विटी कर्व अप डीमर्जर। सबसे पहले समझते हैं सेल ऑफ डीमर्जर को। जब एक कंपनी अपनी सब्सिडरी और एसेट को थर्ड पार्टी को सेल करती है और उसके बदले में थर्ड पार्टी से कैश ले लेती है तो उसको सेल ऑफ डीमर्जर कहते हैं। एक कंपनी का अपने बिजनेस को सेल ऑफ करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे वो अपने डेब्ट को पे करने के लिए सेल ऑफ कर सकती है या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए सेल ऑफ कर सकती है। जैसे कुछ समय पहले बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक का डीमर्जर हुआ था, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने अपनी एक सब्सिडरी बंधन बैंक को बेच दिया था। अब नेक्स्ट है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में कंपनी के एक पार्ट को सेपरेट करके न्यू कंपनी जनरेट की जाती है। शेयर होल्डर्स के जितने शेयर डीमर्जर कंपनी में थे उतने ही शेयर्स
रिजल्टिंग कंपनी में भी दे दिए जाते हैं और शेयर प्राइस दोनों कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट है स्प्लिट अप। इसमें एक कंपनी का कंप्लीट डीमर्जर हो जाता है। जो पेरेंट कंपनी होती है उसको सेपरेटली अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में डीमर्ज कर दिया जाता है और जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उस कंपनी की वो सभी न्यू कंपनी में डिवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है कर्व आउट डीमर्जर। इसको इक्विटी कर्व आउट भी कहते हैं। ये स्पिन आउट डीमर्जर की तरह ही होता है। स्पिन ऑफ में सिर्फ शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट कर्व आउट में जो कंपनी सेपरेट हुई है मींस रिजल्टिंग कंपनी में जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है। जनरली डीमर्जर होने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस में एक उछाल देखने को मिलता है। अब आप किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस इजीली समझ सकते हैं। आपने जो आज कॉर्पोरेट एक्शन समझे हैं इससे आप इन्वेस्टमेंट के बेटर डिसीजन ले सकेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल का मोटिव यही है कि आप बिजनेस वर्ल्ड से कनेक्ट रहें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके प्यार जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डू रिसर्च, इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू।